kings are subject to decay, and when fate summons, monarchs must obey. This Flecknoe found who, like Augustus Young, was called to empire and had governed long in prose and verse, was owned without dispute through all the realms of nonsense absolute. अब फर्स्ट जो हमारी ये 6 लाइन्स है, इसके अंदर जॉन ड्राइडन ने जो एक्सप्लेनेशन है अपनी दी है और सटायर किया है थॉमस शैडवेल पे। इस पोएम को हम सटायर ऑन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट के नाम से भी जानते हैं। एंड जब ये पोएम शुरू होती है तो ऐसा लगता है एज इफ एक पोएम लिखी गई है जिसमें गॉड, गॉडेसेस, किंग्स और क्वींस की बात की जाएगी, क्योंकि 217 लाइंस की जो पोएम है इतनी ग्रैंड और इतनी ब्यूटीफुल लगती है एज इफ इनके जो सब्जेक्ट्स है वो भी ग्रैंड होंगे। देन यहाँ वो कहते हैं ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डीके एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क्स मस्ट ओबे, कि जो ह्यूमन थिंग्स है, जो मॉर्टल थिंग्स हैं, उन्हें एक दिन डीके होना है, उन्हें एक दिन फिनिश होना है और ख़त्म होना है। और जब भी जो फेट है वो समन करेगा तो इवन किंग्स को भी वो रूल ओबे करने पड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि इन लाइंस में ये कहा गया है कि जब फेट समन करेगा तो इवन किंग्स को भी वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। दिस फ्लेक्नो फाउंड हु लाइक ऑगस्टस यंग, तो कह रहे हैं यहाँ पे जो लिखा है फ्लेक्नो, तो ये फ्लेक्नो में किसकी बात कर रहे हैं? रिचर्ड फ्लेक्नो की। और रिचर्ड फ्लेक्नो जो थे वो एक इंग्लिश पोएट थे जो कि आयरिश थे, एंड जो रिचर्ड फ्लेक्नो थे वो एक पोएटेस्टर थे, मीन्स एक ऐसे पोएट थे जो बहुत बुरी पोएट्रीज लिखते थे। एंड क्योंकि वो इतनी बुरी पोएट्रीज लिखते थे इसलिए उनकी पोएट्रीज कभी पब्लिश नहीं हुई। तो कह रहे दिस फ्लेक्नो फाउंड हु लाइक ऑगस्टस यंग वाज कॉल्ड टू एम्पायर एंड हैड गवर्नड लॉन्ग। तो कह रहे हैं जो ऑगस्टस थे वो फर्स्ट एम्परर थे रोम के, और उनका जो रूल था वो बहुत लंबा था और सक्सेसफुल था, और उनकी ही तरह से फ्लेक्नो ने भी रूल किया। बट ऑफ कोर्स अब टाइम आ गया था कि वो जो अपना थ्रोन है वो गिव अप कर दे और जो भी नेक्स्ट पर्सन होगा उसको वो थ्रोन दे दे, बिकॉज उनका जो रूल था वो नॉनसेंसिकल था, बिल्कुल वेस्ट था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट पर्सन आएगा लेट्स सी वो किसको जो है ये रूल देते हैं। एंड जो इनका रूल रहा है फ्लेक्नो का वो बिल्कुल नॉनसेंसिकल रहा है, और जो इनके लिटरेरी टैलेंट्स हैं वो भी बिल्कुल ज़ीरो है। तो उनके लिटरेरी टैलेंट्स पे भी हम बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। This aged prince, now flourishing in peace and blessed with issue of a large increase, worn out with business, did at length debate to settle the succession of the state. And pondering which of all of his sons was fit to reign and wage immortal war with wit, cried 'tis resolved, for nature pleads that he should only rule who most resembles me. तो कह रहे this aged prince now flourishing in peace मीन्स जो रूल है इस प्रिंस का, इस किंग का, दैट इज अबाउट टू गेट ओवर। और अब वो टाइम आ चुका है जब ये अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दे कि हु इज द बेस्ट सन, या कौन सा मेरा बेटा जो मेरे से रिजेंबल करता है वो मेरी थ्रोन को संभालेगा। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो ये फ्लेक्नो है इनके ऊपर ब्लेसिंग है कि इनके बहुत सारे जो है बेटे हैं, बहुत सारे इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, और इनको चूज करना है कि कौन सा इनका जो चाइल्ड है वो सूटेबल है इस किंगडम को इनहेरिट करने के लिए और इस थ्रोन को संभालने के लिए। तो कह रहे हैं टू सेटल द सक्सेशन ऑफ द स्टेट, ताकि ये जो रूल है वो चलता रहे, किसी सक्सेसर को तो पड़ेगा। तो कह रहे हैं पॉन्ट ऑफ ऑल हिज सन्स वाज फिट। तो अब किंग के सामने ये क्वेश्चन है कि उनको ये देखना है कि कौन सा सन इनका फिट है जो रूल करेगा, एंड टू वेज इमॉर्टल वॉर विद विट, कि कौन सा सन सूटेबल है इस थ्रोन को संभालने के लिए, प्लस कौन सा सन जो है वॉर में एंगेज हो सकता है। जैसे किंग को बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको उठाना पड़ता है,
कभी युद्ध वुद्ध होता है तो उसमें भी जाना होता है, तो कह रहे हैं इसलिए देखना पड़ेगा कौन सा बेटा सुटेबल है जो इस चीज को संभाल सकता है। और विट से मतलब है यहाँ पे उनका पोएटिक एबिलिटी से, मतलब लिटरेरी टैलेंट से। तो यहाँ पर ड्राइडन कहते हैं कि चाहे वो फ्लेक्नो हो, चाहे वो रिचर्ड फ्लेक्नो थे, या जो उनका बेटा अब जो आने वाला है थॉमस शैडवेल, या उनका बेटा शैडवेल जो रूल करने वाला है, उसका भी जो लिटरेरी टैलेंट है उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर भी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है और कोई विट नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है। तो कह रहे cried it is resolved for natural pleas that he should only rule most resembles me। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं किंग कि जो भी रूल करेगा वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा और उसके अंदर मेरे जैसी ही क्वालिटीज होंगी। तो यहाँ पर जो ड्राइडन है वो सटायर करते हैं और कहते हैं कि भाई हम रीडर्स को कि आप ये मत सोचो कि कोई शेक्सपियर जैसा पर्सन आने वाला है रूल करने के लिए। शेक्सपियर जैसा पर्सन मीन्स, क्योंकि शेक्सपियर बहुत अच्छे थे, उनका लिटरेरी टैलेंट अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा था। तो कह रहे ऐसा नहीं है कि कोई शेक्सपियर जैसा पर्सन जिसको बहुत लिटरेरी नॉलेज है वो आने वाला है रूल करने के लिए। तो आप जो है बिल्कुल भी एक्साइटेड मत हो इस बात के लिए। Shadwell alone my perfect image bears, mature in dullness from his tender years. Shadwell alone of all my sons is he, who stands conformed in full stupidity। तो जब किंग के पास ये परफेक्ट टाइम होता है अपने जो ऑफरिंग्स हैं, जो सारे सन्स हैं, उसमें से चूज करना है कि कौन रूल करेगा, और वो कहते हैं कि जो भी रूल करेगा हिल रिजेंबल मी। तो कहते हैं शैडविल एक अलोन, एक ऐसा पर्सन मुझे दिखा जिसमें मेरी ही इमेज है, और वो इस थ्रोन को इनहेरिट करने के लिए परफेक्ट पर्सन है, बिकॉज ही इज ऑल्सो डल एंड स्टूपिड लाइक मी। तो कह रहे हैं कि जब किंग के पास ये ऑप्शन आया तो उन्होंने शैडवेल को चूज किया ओवर एन इंटेलिजेंट पोएट जो उनके किंगडम में था। तो कह रहे शैडवेल अलोन एक ऐसा पर्सन है who stands confirmed in full stupidity, means who is the only person I think will rule and will inherit my throne। तो यहाँ पे जो सेकेंड लाइन लिखी गई है उसमें कह रहे हैं कि लेट्स टेक अ मोमेंट एंड स्टेप बैक इनटू द किंगडम ऑफ नॉनसेंस। और यहाँ पर ड्राइडन क्या बताते हैं कि शैडविल और ड्राइडन कभी फ्रेंड्स हुआ करते थे, बट उनके बीच में जो रिलीजन को लेके जो बात हुई उसके ऊपर उन दोनों की फ्रेंडशिप फिनिश हो गई। दे हैड डाइवर्जेंट पॉलिटिकल व्यूज। फर्स्ट रिलीजन वाइज डिफरेंट थे कि उनके बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस थे। जो ड्राइडन थे वो कैथोलिक्स को फॉलो करते थे, चर्च को फॉलो करते थे, और शैडवेल वेरास चर्च को फॉलो नहीं करते थे, ही वाज अ प्रोटेस्टेंट। देन ड्राइडन और शैडवेल डिफरेंट पार्टीज को सपोर्ट करते थे, एक टॉरीज को और दूसरे विग्स को। फिर रिलीजियस के बाद जब हम जाते हैं पॉलिटिकल डिफरेंसेस पे, तो कहते हैं कि दोनों की जो पार्टीज थी वो भी डिफरेंट थी। अभी हमने बात करी टॉरीज और विग्स। देन एक और डिफरेंस यहाँ पे जो इनके बीच में क्रिएट हुआ वो ये था कि शैडवेल ने एक लिटरेरी वर्क लिखा जिसके अंदर उन्होंने चर्च के बारे में बुरा भला लिख दिया। तो इससे जो ड्राइडन है उन्हें बुरा लगा, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, और उसके बाद उन्होंने अपने लिटरेरी वर्क से शैडवेल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो इसलिए हमें यहाँ पे बताया गया है कि शैडवेल इज अ पर्सन जिनको पोएट्रीज की या जिनको लिटरेरी वर्क्स की बिल्कुल भी समझ नहीं है, और जो किंग उनकी तरह रिजेंबल करते हैं और उनको भी जो पोएटिक या लिटरेरी टैलेंट्स है उसमें कोई नॉलेज नहीं है। बताओ हो गया क्लियर? मैम एक बार रिपीट कर दो। इसमें ये कह रहे हैं कि Shadwell alone my perfect image bears, mature in dullness from his tender years। अब हमें ऑलरेडी नोन टू करा दिया गया है
कि जो हमारे किंग हैं उनके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग हैं, मतलब सन्स हैं, एंड उनको उनमें से चूज करना है कि हु इज द परफेक्ट सन जो मेरे थ्रोन पे जो है बैठेगा और इस किंगडम को आगे बढ़ाएगा। तो जब किंग के पास ये ऑप्शन आता है चूज करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अपने बेटे शैडविल को चूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ अ इंटेलिजेंट पर्सन। अब कह रहे हैं शैडविल एक अलोन ऐसा पर्सन है, ऐसा अलोन मेरा बेटा है जो मेरी ही इमेज बियर करता है, मेरे जैसा ही है, कि वो डल है मेरी तरह, एंड वो ही ऐसा पर्सन है जो मेरी तरह स्टूपिड है, इडियट है, इनफैक्ट उसको भी मेरी तरह रूल करना नहीं आता। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि किंग ने शैडविल को चूज किया है। अब शैडविल के बारे में बताया जा रहा है उसके ऊपर सटायर करके कि वाई ही इज नॉट अ परफेक्ट पर्सन, या वाई वो ऐसे है कि उनके लिटरेरी टैलेंट जीरो है। तो हमें बैक जब लेके जाया जाता है फ्लैशबैक में, तो ये बताया जाता है कि शैडवेल और ड्राइडन एक समय पे दोस्त होते थे अच्छे, बट क्योंकि उनके रिलेशनशिप्स काफी अच्छे थे, बट धीरे धीरे वो रिलेशनशिप्स जो है बेकार हो गए, खराब हो गए ड्यू टू सेवरल डिसएग्रीमेंट्स। और डिसएग्रीमेंट्स कहाँ हुए, पहला कह रहे पॉलिटिकल व्यूज डिफरेंट थे दोनों के, बिकॉज दोनों डिफरेंट जो पार्टीज उनको सपोर्ट करते थे। जो ड्राइडन है वो टॉरीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पार्टी है ऑफ किंग्स एंड क्वींस, एंड जो शैडविल है वो सपोर्ट कर रहे हैं विग्स को, जिसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं और नॉर्मल पीपल आ रहे हैं। अब पॉलिटिकल डिफरेंसेस के साथ साथ कहते हैं कि दोनों में रिलीजियस डिफरेंसेस भी थे। रिलीजियस डिफरेंसेस ऐसे कि ड्राइडन जो थे वो चर्च को सपोर्ट करते थे, ही वाज अ कैथोलिक, एंड शैडविल प्रोटेस्टेंट थे, वो चर्च को सपोर्ट नहीं करते थे। लिटरेरी वर्क लिखा जिसके अंदर उन्होंने चर्च के बारे में बुरा भला लिखा, तो इससे जो सेंटिमेंट्स थे वो ड्राइडन के हर्ट हुए। इनफैक्ट शैडविल को पता था कि ड्राइडन इज अ सपोर्टर ऑफ चर्च और अच्छे फ्रेंड्स भी है। तो शैडविल ने जब ये वर्क लिखा तो ड्राइडन के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, एंड इन टर्न दोनों की जो फ्रेंडशिप थी वो खराब हो गई, और उसके बाद से दोनों के बीच में जो लिटरेरी वॉर है वो शुरू हो गया, एंड ड्राइडन ने उनको जवाब देते हुए लिटरेरी वर्क लिखा और उसके बाद शैडविल ने लिखा, तो ये लड़ाई इनकी चलती रही। एंड एक और चीज बताते हैं ड्राइडन कि ड्राइडन वाज अ सपोर्टर ऑफ शेक्सपियर, जो बहुत अच्छे लिटरेरी वर्क्स लिखते थे, वेयर एज जो शैडविल है वो सपोर्टर है बेन जॉनसन के, और उनकी लीगेसी को आगे फर्दर कैरी आउट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जैसे बेन जॉनसन है वो दूसरों की कॉपी करके वर्क लिखते हैं, या जो शैडविल है वो दूसरों की वर्क कॉपी करके लिखते हैं, तो कहते हैं इनमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है दोनों के वर्क में। तो इसलिए ड्राइडन जो है इनके ऊपर सटायर करते हुए मैक फ्लेक्नो लिखते हैं फाइनली। अब क्लियर हो गया? बोलो Yes, चले आगे ma'am. फोर्थ पे। Yes, ma'am. The rest to some faint meaning make pretense, but Shadwell never deviates into sense. Some beams of wit on another's souls may fall, strike through and make a lucid interval, but Shadwell's genuine night admits no ray. His rising fogs prevail upon the day. तो इन लाइंस में ये कहा गया है कि जब हम नॉनसेंसिकल बातें डिस्कस करते हैं, तो जब हम वहाँ शैडविल का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं ही इज लाइक अ डेंस स्ट्रक्चर जिसमें से कोई भी रेज ऑफ विट एंड इंटेलिजेंस पास नहीं कर सकती। तो कहते हैं कि कोई भी बीम इंटेलिजेंस की या विट की जेन्युइनली उन तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो शायद चाहते ही नहीं है कि वो सेंसिबल बातें करे। तो कह रहे हैं कुछ लाइट की जो रेज है वो किसी और सोल पे तो फॉल कर सकती है, मींस इट्स पॉसिबल कि कोई और स्टूपिड जो पर्सन है मे बी वो जो है सेंसिबल बातें करनी शुरू कर दे, या उसको ये समझ आ जाए कि एक्चुअल में पोइट्री क्या होती है या एक लिटरेरी वर्क क्या होता है, पर शैडविल के साथ ये सोचना इज इम्पॉसिबल। तो कहते हैं इन लाइंस में जो ड्राइडन है उन्होंने एक आयरनी दिखाई है कि Dryden drops insult after insult, berating the intelligence and substance of his victim. तो कह रहे हैं ड्राइडन जो है अपनी लॉफ्टी लैंग्वेज और एग्जैजरेटेड वर्ड्स से, अपने स्टाइल से जो शैडविल है उनकी बेइज्जती कर रहे हैं,
एंड इवन उनके इंटेलिजेंस को, जो उनकी इंटेलिजेंस को भी जो है बीरेट कर रहे हैं, मतलब उसको ये कह रहे हैं कि दैट्स ऑफ नो यूज, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि एक लिटरेरी वर्क कैसे लिखा जाता है. Besides, his goodly fabric fills the eye and seems designed for thoughtless majesty. अब कह रहे हैं जो फर्स्ट टू लाइन्स हमें इन लाइन्स में जो दी गई हैं, वो फर्स्ट टू लाइन्स एक जोक है which was of the 17th century. Thoughtless as monarchs that shade the plain and spread in solemn state supinely reign. तो इन लाइन्स में कह रहे हैं कि जो ड्राइडन है उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया, एक ओक ट्री के साथ. कह रही है जैसे एक ओक ट्री सिर्फ जमीन पे खड़ा हुआ है और कोई काम नहीं कर रहा एंड बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल थॉटलेस है, जो किसी काम नहीं आ रहा किसी के, वैसे ही ड्राइडन है, ओ सॉरी वैसे ही शैडवेल है. और उन्होंने जो इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि भगवान ने जो दी है शैडवेल को, उसको कंपेयर किया है ट्री के साथ, कि ना तो इनका इंटेलेक्ट किसी काम का है, और वैसे ही जैसे एक ओक ट्री होती है जो किसी काम नहीं आ रही किसी के, वैसे ही शैडवेल का इंटेलेक्ट है, वो भी किसी काम नहीं आ रहा. फिर वो कहते हैं हेवुड एंड शिरली वर बट टाइप्स ऑफ दी दो लास्ट ग्रेट प्रॉफिट ऑफ टॉटोलॉजी. Even I dunce of more renown than they was sent before but to prepare thy way. तो यहाँ पे जो उन्होंने नाम लिया है इंग्लिश पोएट्स का, हेवुड एंड शिरले, तो इनका रेफरेंस लेते हुए कह रहे हैं ना तो ये दोनों राइटर्स इतना जो है नाम कमा पाए, एंड इनकी जो राइटिंग्स थी इट वाज वेरी डल, मतलब उनमें कुछ भी नहीं था जिसमें लश्कर हो, जिसमें कुछ अच्छा लगे. वैसे ही शैडवेल है, उनकी राइटिंग्स में भी कुछ अच्छा नहीं है. इनफैक्ट इनकी राइटिंग्स में यू विल सी टोटोलॉजी. टोटोलॉजी मीन्स जब आप रिडंडेंटली किसी इंफॉर्मेशन को यूज करो, अननेसेसरली वर्ड्स को रिपीट करते जाओ. जैसे तुमने हिंदी सॉन्ग सुने हैं, एक ही लाइन को रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, विच ऑफ नो यूज. तो वैसे ही कह रहे हैं ये रिडंडेंट है. ड्राइडन इन पोएट्स को एक्यूज करते हुए शैडवेल की राइटिंग का मजाक उड़ा रहे हैं कि जैसे इनकी राइटिंग्स जो है इलॉजिकल है, नॉनसेंसिबल है, वैसे ही शैडवेल की राइटिंग्स भी इलॉजिकल राइटिंग्स हैं. Silver Thames did scut thy way, with well-timed oars before the royal barge, swelled with the pride of thy celestial charge. तो इन लाइन्स में सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ड्रगेट, ड्रगेट का मतलब एक रफ वुलन फैब्रिक. जो किंग्स होते हैं, ये तुमने मूवीज में देखा होगा, काफी मोटे मोटे जो उनकी जैकेट्स वैकेट्स होती है वो पहन के अपने हाथ में जो भी उनका वो होता है वो पकड़ रखा होता है, और सिर पे इतनी बड़ी सी कैप पहनी हुई है. तो वैसे ही कह रहे हैं कि एक ड्रैकेट जो है एक वुलन फैब्रिक है. नॉर्विच की जो बात की गई है वो एक कंट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पे शैडवेल का बर्थ हुआ था. और फिर एक वर्ड का यूज किया गया विलोम, WHILOM. तो कह रहे हैं दिस इज अ टर्म फॉर वंस, क्या वंस बोलो या विलोम बोलो. एंड कह रहे हैं कि एक बार जो स्पीकर है उन्होंने ल्यूट, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं, जब किंग जॉन ऑफ पोर्टुगल अपनी गद्दी में बैठ रहे थे, तो इन्होंने स्पीकर ने उस टाइम पे एक ल्यूट जो है प्ले करी थी. एंड ड्राइडन ने उस टाइम पे पोर्टुगल में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था, और पोर्टुगीज जो ये मोनार्क थे जो उस टाइम गद्दी में बैठ रहे थे, उनके लिए बहुत सारे पीसेस, मतलब बहुत सारी पोएट्रीज लिखी थी उनको डेडिकेट करते हुए. तो और फिर यहाँ जो रिवर थेम्स की बात की गई है, कह रहे दैट रिवर इज इन लंदन. एंड इस सेक्शन में वो हमें क्या बता रहे हैं कि जो शैडवेल है जब वो अपनी थ्रोन पे बैठेंगे, जिसको उन्होंने इनहेरिट किया है अपने फादर फ्लेक्नो से, तो जिस टाइम मैं पोर्टुगीज में था, वहाँ पोर्टुगल किंग के लिए मैंने जो है इतनी सारी राइटिंग्स लिखी थी, उनको डेडिकेट करी थी, वैसे ही आज जब ये बारी आई है शैडवेल की कि वो थ्रोन को संभालेंगे और वो उस गद्दी पे बैठेंगे जिस पे उनके फादर फ्लेक्नो बैठे थे, तो आज उन्होंने ड्रगेट मतलब एक बहुत भारी बुलंद फैब्रिक पहना हुआ है. और वो किस कंट्री में बनने वाले हैं, नॉर्विच की बात की है जहाँ उनका जन्म हुआ है, और कह रहे हैं वो पहन के अपनी उस गद्दी पे बैठेंगे. अपनी राइटिंग्स को याद कर रहे हैं कि मैंने कितनी अच्छी राइटिंग्स डेडिकेट करी थी पोर्टुगीज के किंग को,
बट आज जब शैडविल बैठेंगे तो जो राइटिंग्स उनके लिए लिखी जाएंगी दैट विल बी नॉन सेंसिबल एंड दैट विल बी ऑफ नो यूज। मतलब यहाँ वो कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी राइटिंग्स का जो उन्होंने लिखी थी पोर्टुगीज के किंग के लिए, और वही दूसरी तरफ बता रहे हैं कि जब शैडविल बैठेगा तो उसके लिए जो राइटिंग्स लिखी जाएंगी वो कितनी नॉन सेंसिबल होगी।